This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे वेस्टेजेस इन आवर इकोनॉमी। नाज़रीन, आपको ये जान के आपको पता हो या ना हो, दुनिया जान के बहुत हैरान होती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हर साल ज़ाया हो जाती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने बताया है कि सिर्फ गेहूं की जो तादाद वेस्टेज की है वो कोई 22% है। ये इतनी बड़ी तादाद है, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है 22 मिलियन टन की, उसका 22% ज़ाया हो जाना इतना बड़ा अमाउंट है, इतनी बड़ी फिगर है कि जिसको सुन के ख़ासतौर से मिडल ईस्ट अफ्रीका में लोग बड़े हैरान होते हैं कि कोई मुल्क इस तरह से भी अपनी चीज़ को ज़ाया कर सकता है। और ये ज़ाया इसलिए होता है कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट बीच बीच में ऐसे ऐसे रेगुलेशंस लेकर आती है कि प्राइवेट सेक्टर हट जाता है इन कामों से। इसी तरह अगर आप फ्रूट्स के साइड पे जाएं तो हमारे यहाँ जो फ्रूट ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से, स्टोरेज की सही कैपेसिटी नहीं होने की वजह से बेइंतहा फ्रूट्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं। उनको हम सिंपल प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाते कि उनको जाम बना लें, उसको हम कुछ और वैल्यू ऐड कर लें, और इस तरह से ये ज़ाया हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ह्यूज बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या लोकल बिजनेसमैन कारोबार ढूंढते फिरते हैं, उनको हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चीज़ मौजूद है, सिर्फ उसको सेव करना है, उससे हमारी टोटल प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक बहुत ही रेलेवेंट बड़े बिजनेसमैन को अपने पास दावत दी है, जौहर कंधारी साहब, जो कि असल में फ्लोर मिल एसोसिएशन के बहुत ही फाल और बहुत ही इफेक्टिव मेंबर है। इनसे इन इश्यूज़ पे मेरी बड़ी बातें हुई हैं डिफरेंट चैनल्स पे, और अभी कुछ दिन पहले ये काटी के चेयरमैन थे। आपसे जौहर साहब, बेसिकली हम वही जो 2008 में 9 में हम बात करते रहे उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आप जैसे एक मतलब शख्सियत के ज़रिए जो पोटेंशियल बिजनेसमैन है जो इस चीज़ में आ सकते हैं और बड़ी बड़ी उनकी तादाद है, उनको आप एक थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो इतना बड़ा वेस्टेज है उसको वो कैसे कंट्रोल करें, कैसे वो उनके फ़ायदे में भी है और कौम के फ़ायदे में भी है। तारिक साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने आज बुलाया और बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा। मैं मतलब कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हम वही बिजली पानी गैस पे बात करेंगे, करते रहते हैं, लेकिन ये आपने एक अच्छी बात छेड़ी। नहीं है। ये बड़ा तो वो तो एक बड़ा एक ऐसा इशू बन गया कि हर आदमी उस पर बात कर रहा है। मैंने आपसे ये कहा था कि कल भी वो हमारे फेडरेशन चैम्बर के आए हुए थे, मनशा चोहरा साहब जी, वही बातें जो हमने फ़ोन पे बात की वही डिस्कस कर रहे थे वो भी। तो आज मैं चाह रहा था कि आपकी बात से कुछ वैल्यू ऐड हो। बड़ी डिप्रेशन है, लोग समझते हैं कि कोई कारोबार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, जबकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं तो दुनिया में और कहीं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखा। अब दुनिया की अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो तारिक साहब के देखें जो नेमतें अल्लाह ताला की हैं, जिसका अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया और जो कई जगह पर साबित भी हुई है, जिसमें देखें बुनियादी तौर पर एक मुल्क को हमारे पास पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, दरिया भी है, नहरी निज़ाम भी है, बर्फ भी है, हवा भी है। अल्लाह के किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। रहमान की अगर आप बात करें तो सारी नेमतें अल्लाह ने इसी मुल्क पे दे दी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा मादनियात की तरफ आ जाएं तो दुनिया की दूसरी बड़ी सोने की कान जो उसकी नमक की कान पाकिस्तान में, 5वीं बड़ी सोने की कान जो है वो पाकिस्तान में। इसके अलावा जो 5वें बड़े कोयले के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर है, 7वें बड़े माइंस यहाँ पर हमारे पास हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आप अगर फर्दर आके चले तो छठा मुल्क ये गंदम पैदा करने में है, छठा या 7वां मुल्क ये चावल पैदा करने के लिए, 3 हमारे पास जो है वो आपके उसके रिएक्टर्स हैं न्यूक्लियर्स के। मतलब अब क्या चाहिए आपको। और अच्छा सर, इसमें एक बात सोचें कि अभी तो मादनियात के हवाले से खास तौर से आपको पता है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, फाटा हम गए ही नहीं जी, क्या क्या चीजें वहाँ पड़ी, हमें अभी तक तो हमने सर्वे तो नहीं किया, अभी तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसको बेचना निकालना तो बहुत दूर की बात। कोयला जैसे रह गया, कोयला भी 4थे 5वें नंबर पे दुनिया में कोयला निकला हुआ है, पड़ा हुआ है। मकसद ये कि ये तो वो नेमत है जो मतलब इसमें कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं कि अगर हम उसको एक्सप्लोर कर लें तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएं। अब वो क्यों नहीं हो पाती, कहाँ पे हमारी नाअहली है या मजबूरी हैं, वो हुकूमत जाने, या वो जो लोग इसमें बाइख्तियार हैं वो समझें। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक को समझता है या जो लोग ट्रेड से इन्वॉल्व हैं, वो इन चीज़ों को देख के दुख होता है कि हम ट्रैवलिंग करते हैं बिज़नेस के लिए, हम उन मुल्कों में भी जाते हैं, आप यकीन करें, जहाँ पे पानी भी पीने के लिए उनके पास अपना नहीं हो, भी डिपेंड करते हैं कहीं और से आ जाए, जो बेसिक नेसेसिटी होती है। और आपके पास तो मैंने भी चीज़ें गिनवाई हैं, तो इसकी तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं। मैं डेनमार्क एक जगह जाता रहा हूँ, कुछ वहाँ कनेक्शन मेरा है, वहाँ दरख्त ही नहीं है। देखिए वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती, सिर्फ घास
और मछली पकड़ के वो जिंदा रहते ऐसे ही है ना। मैंने जैसे मादनियात का जिक्र किया कि कोयला भी आ गया आपके पास, सोना भी आ गया, नमक भी आ गया, 4 मौसम। अब आप थोड़ा आ जाएं जो आपका टॉपिक था कि लोगों को हम अब गेहूं से शुरू करेंगे, वो आपका अब आप आ जाएंगे। हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी बेस करती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा 67% हिस्सा हमारी मुल्क की इकोनॉमी का वो ज़राअत से वाबस्ता है और लोगों के रोज़गार भी उससे वाबस्ता है, क्योंकि कॉटन को अगर आप लें तो वो भी ज़राअत में आ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप गेहूं की बात कर रहे हैं, तभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम 22% गंदम ज़ाया कर देते हैं, मिनफाल की रिपोर्ट्स हैं। 25 मिलियन टन गंदम पैदा करने वाला मुल्क अगर 22% गंदम ज़ाया कर देता है, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास आज तक सन 2012 तक प्रॉपर गंदम की स्टोरेज का निज़ाम ही डेवलप नहीं हुआ है। हम दुनिया जाते हैं, देखते हैं क्या उनके पास अरेंजमेंट है, आप यकीन करेंगे वो एक सिंगल ग्रेन, एक सिंगल दाना भी अपनी गंदम का ज़ाया नहीं होने देते, उसकी भी कॉस्ट वसूल करते हैं। जब आसी हुकूमत के आने से पहले जब एक गंदम का डेफिसिट हुआ था और उसको पूरा करने के लिए 80 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की गई थी, उस वक्त हमने 1-1 किलो गंदम के भी कॉस्ट दिए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, और हम आज 22% गंदम ज़ाया करते हैं। मुझे हैरत होती है इस बात की कि जितनी गंदम हम एक साल ज़ाया करते हैं, अगर उसकी हम कॉस्ट लगा लें तो हम आइंदा 100 साल के लिए अपने मुल्क में साइलोस का और स्टोरेज का निज़ाम डेवलप कर सकते हैं। अब उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। हम रमज़ान के अंदर दूसरे मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस दे के सियासी शोहरत के लिए या सियासी उसके मकासद के लिए, मकबूलियत के लिए हम 10-10 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं सिर्फ सस्ता आटा बेचने के लिए रमज़ान के अंदर, और आप यकीन करें कि उसका फ़ायदा बराह रास्त उन लोगों को नहीं पहुंच पाता जो डिज़र्व करते हैं। वो 100 लोग कुचल के मर जाते हैं। वही 10 अरब रुपए के अगर आप अपने मुल्क में साइलोस का निज़ाम डेवलप कर दें, वही 2 साल पहले पंजाब ने 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गंदम के ऊपर रमज़ान के अंदर, 2 अरब की सिंध में दी। 2 अरब का मतलब सर होता है 200 करोड़ रुपया। इससे कितने साइलोस बन सकते हैं? साइलोस बन सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो एक बात पहले भी कर चुका हूँ, पुरानी बात होगी लेकिन मौजू आपने छेड़ दिया है। एक छोटी इंडस्ट्री अगर आप लगाने जाए ना तो तारिक साहब वो 1 करोड़ रुपए में आज भी लग जाती है, एक नॉट बहुत बड़ी लेकिन कॉटन इंडस्ट्री। और एक इंडस्ट्री में कम से कम 50-100 आदमी काम करते हैं। गारमेंट की तो आराम से लग जाएगी, बहुत सी लग सकती हैं, बहुत सी लग सकती हैं। 200 करोड़ का मतलब आप 200 इंडस्ट्री लगा सकते थे, और 200 इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार कितना मिलता। ये चीजें ना थोड़ी सी ऑन गोइंग है, फॉरएवर, और कई लोग उससे मुंसलिक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने वो सिर्फ चंद दिनों की शोहरत के लिए वो पैसा ज़ाया कर दिया। हम चीखते रहे कि ये ना करें, लेकिन बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी स्टोरेज के लिए जो इसका मेन मकसद है, इतनी एसेंशियल कमोडिटीज़, इतनी मेन ज़रूरत जो हमारी खाने की बुनियादी चीज़ है, खुदा का शुक्र है कि 4-5 साल में जिस तरह हम इस हुकूमत पे बड़ी चीज़ों पर तनकीद करते रहे, वहाँ पे ये चीज़ भी काबिल तारीफ़ ज़रूर है कि उन्होंने आते ही जो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, जो 650-650 रुपये से लेकर 950 रुपये मन की, उसका बुनियादी फ़ायदा सबसे बड़ा ये पहुँचा कि आप गंदम में खुद कफील हो गए। पिछले 4 साल में आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करना पड़ी, बल्कि आपने गंदम एक्सपोर्ट करी है, तो ये एक अच्छा इकदाम था। लेकिन और यही वजह है कि प्रोडक्शन भी आपको जैसे 18-19 मिलियन टन से ऊपर नहीं आती थी, वो 24-24.5 तक भी क्रॉस कर रही है। एक थोड़ी सी पॉइंट एज ए कॉमन मैन बताना चाहता हूँ। उस जमाने में आपसे भी बड़ी मेरी बात हुई, 2008 में आटा गायब हो गया था ना, 7-8 का 7-8 हाँ, था ये, उसी वक्त ही गवर्नमेंट आई थी 8 में, बिल्कुल 8 में। तो ये जो अच्छा इकदाम था कि उन्होंने एकदम 8-9 रुपए से उठा के 24 रुपए का 650 रुपए प्रोक्योरमेंट कर दिया। बहुत अच्छी बात, हम सपोर्ट करते हैं। एक तरह से परचेजिंग जो वेल्थ जो है ना शिफ्ट हुआ फ्रॉम सिटीज टू गांव, सही है, वेल डिजर्व्ड, आई फुली एग्री। लेकिन आपको याद होगा साहब कि उस ज़माने में आटा गायब हो गया था। आटा गायब इसलिए हो गया था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट 24 रुपये में गांव से गेहूं खरीद रही थी, दूसरी तरफ उसने अपने इंस्पेक्टर्स दौड़ाए, यहाँ तक कि यूसी के लड़के भी दौड़ पड़े, दुकानों पे धावा बोल दिया, आपके फ्लोर मिल्स पे, आपकी छोटी छोटी चक्कियों पे धावा बोल दिया, और एक इकरारनामा लिखवाया कि तुम 25 से ऊपर नहीं बेचोगे तो तुम पे फाइन होगा, तुमको उठा के ले जाएंगे। मैं दर्जनों दुकानदारों को जानता हूँ जिनको उठा के ले जाया गया, 5-5 हज़ार उनको फ़ाइन भी किया गया, 1-2 दिन उनको बंद भी रखा गया। मिल वाले जो कहीं पे छुप के बेचारे चक्की चला रहे थे, उनको पकड़ के ले गए। ये किस तरह की पॉलिटिकल विल है कि आपके अंदर इतनी मोरल करेज नहीं है कि आप कहें कि भाई हमने 24 रुपये का गेहूँ कर दिया है तो ये 30 रुपये में आपको आटा मिलेगा। कोई देयर इज़ नो वे, कंधारी साहब जितने चाहें कि 24 रुपये का गेहूँ को 25 रुपये में रिटेल कर दें, कर ही नहीं सकते। सही। ये जो गायब होने वाली बात है, दुनिया में कभी कोई चीज़ गायब नहीं होती, ज़्यादा ये होता है कि कीमत बढ़ जाती है। तो ये इकदाम आप करें, मगर करेजियसली आके कहें कि जी ओ शहर वालों तुमने बड़े इंजॉय किया, अब
लेट द गांव वाला एंजॉय। इस तरह की बुज़दिलाना हरकत और फिर मार्केट में इस तरह की पैनिक होना कि कोई आके मुझे कहे कि ये आटा नहीं मिल रहा। वो एक टाइम था, उसमें हुआ ये था कि जब ये गवर्नमेंट नई नई आई थी तो इनको आने के बाद पीछे, जैसे मैंने कहा था कि पिछले दौर में गंदम 600-650 रुपये मन के हिसाब से बिकती थी, तो बहुत बड़ी तादाद में गंदम यहाँ से स्मगल होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। एक तो वैसे भी एक ज़माने से अफगानिस्तान को कैटर करते आए जस्ट लाइक अवर 5वां सूबा। हाँ वो तो और उसके अलावा फिर अनऑफिशियली इतनी, क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क था सेंट्रल एशिया के रेट्स के अंदर और हमारे रेट्स में कि लोग पता नहीं कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करके गंदम यहाँ से स्मगल करके ले गए। अब रेट जब यहाँ पे बढ़े तो हम आ गए इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि हम रीजन में सबसे महंगे हो गए, तो एक स्मगलिंग का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, आना शुरू हो जाए, बल्कि उल्टा आना शुरू हो गया। सेंट्रल एशिया से, ईरान से, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें माल आना शुरू हो गया है। इधर आपका तोरखम से भी माल आया है, इधर आपके चमन से भी माल सिंध पाकिस्तान में इंटर हुआ है। जब ये रेट बढ़े, वो जो आपने एक फेस की बात की जो बड़ा खतरनाक फेस था, उन दिनों हमने शायद प्रोग्राम भी किया था कि जो ये मारधाड़ चल रही थी, उस टाइम हुआ ये था कि गंदम की वाकई शॉर्टेज थी, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इंपोर्ट हो रही थी, लोकल प्राइस पे कंसिडर किया जा रहा था, और एक पूरा हुकूमत की पूरी मशीनरी, जिसमें आपने यूसी का जिक्र किया कि उसमें सिटी गवर्नमेंट भी इवन इन्वॉल्व हो गई थी, लड़कों ने बड़े पैसे कमाए और एक बड़ा सा पैनिक क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो गई। मकसद ये है कि वो बात सर ये आती है सर कि थोड़ा सा हम ये कहते आए, मैं ये बात 25 के बजाय अगर वो 30 का नोटिस देते तो क्या बुरा होता? नहीं, उसमें यही मसला है ना, मैं तो आप सर्च कर रहा हूँ कि मुसीबत ये है कि हुकूमत सियासी तौर पे कुछ फैसले ऐसे हैं जो अवाम के मफाद में करना तो चाहती है, लेकिन उल्टा पड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। उसकी ग्राउंड रियलिटी से हट के फैसले होते हैं जो सूदमंद साबित नहीं होते और थोड़े लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाते। हमें थोड़ा सा देखें, मैं ये बात हमेशा कहते आया हूँ कि दुनिया हमने देखी है इस काम के लिए, दुनिया से हम कारोबार करते हैं। दुनिया में जहाँ भी खाने पीने का कारोबार है साहब, वहाँ पे गवर्नमेंट इस काम से हट गई है, उनके पास और बहुत कुछ काम करने के लिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दें, लॉ एंड ऑर्डर करें, शहबाज तासीर को रिलीज करवा के ले आए वजीरिस्तान से, मतलब वो हम उनको बहुत सलाम करेंगे। 1000 बिलियन उनके ऊपर खर्च करते हैं। मैं वही तो आपसे वो तो करते नहीं, आटा और ये चावल के कारोबार में दाखिल हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होते हैं, ये फूड सिक्योरिटी को अपना महफूज करे, उसके बाद इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कर दे। दुनिया की मिसाल कई रोल मॉडल आपके सामने है। तुर्की आज दुनिया में हमसे बहुत छोटा मुल्क है, हमसे बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आटे मैदे की एक्सपोर्ट करता है। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी गंदम अच्छे दामों एक्सपोर्ट करता है। सेंट्रल एशिया से, यूक्रेन से, रशिया से सस्ते दामों गंदम खरीद के उसकी मसनूआत बना के आज पूरे दुनिया का वो लीडर है वीट फ्लोर की एक्सपोर्ट के अंदर। और हम 1400-1500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मुल्क में रखते हैं और हमारा कोई शुमार एक्सपोर्ट के अंदर आता नहीं है। हमारे पास कोई मुस्तनद पॉलिसी नहीं है। हम एक्सपोर्ट करके जब आते हैं, हमारे प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, हमारी क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं है, हमारे डॉलर के रेट्स पे कंट्रोल नहीं है, जैसा अभी आजकल आप देख रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यही वजह है कि हम आज से जुलाई तक के हम एक्सपोर्ट करते रहे। जुलाई में रशिया ने, क्योंकि रशिया ने गंदम की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, हम 305 से लेकर $315 तक की एक्सपोर्ट करते रहे। रशिया ने कहा जी हम जुलाई से एक्सपोर्ट खोलेंगे, उन्होंने जून से खोल दी, एक महीना पहले $250 की उन्होंने एक्सपोर्ट खोल दी, जो $235 तक चली गई। हम टोटली आउट हो गए आज इस मार्केट से। आज हमारा एक बोरी गंदम की एक्सपोर्ट नहीं होती और हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद। आप पहले करते थे? मैंने बहुत एक्सपोर्ट किए। मैंने आटे मैदे की तो पाकिस्तान में जब एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई सन 2000 में, सबसे पहली एक्सपोर्ट मैंने की थी। मैंने 5 एक्सपोर्ट ट्रॉफियां ली हैं इसी काम के लिए। अब जीरो हो गया वो काम, जीरो हो गया। हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। हमारे जो रेट हैं वो आज भी तकरीबन $70-80 ज्यादा हैं पर टन, और ये वो मार्केट है जहाँ पे $2-2 पे झगड़े होते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीजें ये तो बड़ी क्वांटिटी बहुत। वीट में तो हम टोटली आउट हो गए। वीट फ्लावर के अंदर बहुत नॉमिनल बेसिस पे काम, अगर किसी के 2-4-5 कंटेनर चले जाते हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कहते। एक्सपोर्ट वो थी जो आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हो रही थी कि कराची की हर पोर्ट पे 100 कंटेनर गंदम मैदे के खड़े थे, हर पोर्ट पे गंदम लोड हो रही थी, लांचें यहाँ से चार्टर होकर सोमालिया जा रही थी, वो एक्सपोर्ट थी। अगर आपको इक्का दुक्का आदमी अगर 2-4 किसी सप्लायर को भेजता तो वो एक्सपोर्ट तो नहीं होती। तो ये अगर कोई वाज़ेह पॉलिसी हो ना सर, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये बताइए कि ये जो सिंध गवर्नमेंट का, सिंध का फूड डिपार्टमेंट है और इसी तरह पंजाब का फूड डिपार्टमेंट है, वो कितनी तादाद में, अभी हम गेहूँ पे ही रहते हैं, ईरी वगैरह पे बाद में आएंगे, कितनी तादाद में ये गेहूँ हर साल ख़रीदता है और क्यों ख़रीदता है? एक तो स्ट्रेटेजिक आपने कहा स्टोरेज, वो तो एक अपनी जगह पे है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो जिसको स्टेट बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन कहता है, 300 मिलियन नोट छाप के इनको देता है कि जी आप गेहूँ खरीदें और 4 महीने बाद हमें वापस कर दें, ये दुनिया में और जगह भी होता है। सही। लेकिन वो क्या बेचने के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं ये लोग स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के अलावा,
उसकी क्या तादाद है और उनके पास उसको स्टोर करने के क्या इंतजाम है? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। टोटल जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट टारगेट करती है 25 मिलियन टन की, और वो माजी में तो 18, 19, 20 मिलियन टन से ऊपर होता ही नहीं था। अब हम माशाल्लाह 24, बल्कि लास्ट ईयर का तो गवर्नमेंट का कोट किया कि हमने 25.2 मिलियन टन किया। मे भी किया होगा क्योंकि नजर भी आता है, स्टॉक इज वेरी सरप्लस, भरा पड़ा है। सिंध गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज की कैपेसिटी है कवर्ड एंड अनकवर्ड, जो मेरी इतलात है, वो है कुछ 6.5 लाख टन की। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले प्रिक्योर किया 1.2 मिलियन टन, यानी कि डबल। फिर 1.5 किया, और इस साल भी उनका टारगेट शायद इससे भी ज्यादा का है। तो होता ही है कि गंदम फिर रखी जाती है खुले मैदानों में, खुले आसमानों के नीचे तरपाल लगा के, बंद करके, जो कि बहरहाल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती जो गंदम की स्टोरेज करने के लिए होते हैं। यही वजह है कि वो मौसमी असरात से भी खराब होती है। गंदम एक ऐसी कमोडिटी है तो सर्टेन टाइम के बाद वीवलाइज हो जाती है, उसमें बाय नेचर कीड़ा डेवलप हो जाता है, जो आप उसको एयर टाइट बोतल में भी रखेंगे तब भी हो जाएगा, सिर्फ कि उसकी अगर प्रॉपर स्टोरेज या प्रॉपर फ्यूमिगेशन कर दी जाए तो वो फिर लॉन्ग लास्ट करता है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। यू कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर साइलोज में भी नहीं होगा, उसमें तो 1% भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि साइलोज के अंदर प्रॉपर साइलोज जो वीट के लिए डिजाइन होते हैं बहुत सस्ते बन रहे हैं, उसमें गंदम आने के बाद जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत उसको फेमिगेशन किया था फॉर अनदर 6 मंथ। 6 मंथ तक के वो गंदम आपकी बिल्कुल प्रिक्योर प्रिजर्व हो जाती है, नॉट अ 0.1% चांस ऑफ विवलाइजेशन या कोई उसमें पेस्ट इफेक्ट होगा या कोई उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, न कीड़ा लगेगा। लेकिन आप जब खुले आसमान के नीचे गंदम रखेंगे तो सर वो तो हर चीज़ का ये जो हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं ये फूड डिपार्टमेंट के जरिए होता है। देखिए, गंदम की प्रिक्योरमेंट करना, गंदम 25 मिलियन टन में जो सिंध गवर्नमेंट करती है, सिंध वो तकरीबन 1.5 कर रही है। पंजाब बहुत बड़ी गंदम प्रोड्यूस करता है, 80% गंदम पंजाब प्रोड्यूस करता है। पंजाब 3.5 मिलियन तक के भी करता है, माजी में ज़्यादा भी करता रहा है। उनके पास भी स्टोरेज के सिस्टम हमसे कुछ बेहतर है। 1.2 से वहाँ भी मैंने बेइंतहा देखा वो सड़कों के किनारे वो वैसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल, और उसके चूहा भी खा रहा है, बारिश भी लग रही है। चूहा तो दूर की बात है, दूसरे लोग बड़े खा जाते हैं उसमें, बड़े लोग वैसे भी निकाल के 1.2 से 1.5 जो है वो आपकी पास्को करता है। अच्छी बात है। गंदम गवर्नमेंट सिर्फ प्रिक्योर करने का मकसद ये होता है कि सपोर्ट करती है ग्रोवर को, और उनका मकसद ये होता है कि ये गंदम जो सपोर्ट करके प्रिक्योर की गई है उससे प्राइस का मैकेनिज्म सही रहे, और आगे आने वाले दिनों में ऑफ सीजन में जो कॉमन लोग हैं या जो मासिस के लोग हैं उनको मुनासिब कीमत पे गंदम की नर्क पे आटा मिल सके। लेकिन एक बात जो खतरनाक है, वो जो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ उसको अपने साथ काउंटर करता हूँ कि देखें, गंदम जो गवर्नमेंट रखती है उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट अदा करती है, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बैंकों का मार्कअप है, गोडाम्स के किराए हैं, फेमिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टाफ का डिप्लॉयमेंट, यू नेम इट, एक लिस्ट है। तो हम ये कहते आए हुकूमत से कि आप अगर इस काम से निकल जाते हैं, मैंने कहा ना कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने जरूर रखें, वो एक अलग चीज़ है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। उसके बाद इस काम को अगर आप जो कॉस्ट आप बेयर करते हैं एक बोरी के ऊपर, जो कि 500 से 700 रुपए तक चले जाती है, वाई नॉट उस कॉस्ट को आप लेस करके उस प्राइस में आटा, उस प्राइस में गंदम मिलर को दे दें और अपने बैंकों के इंटरेस्ट से निकल जाएं, और मिलर से ही इंश्योर कर लें कि जी हम आपको इस दाम में गंदम दे रहे हैं, पूरे साल आप इस रेट से ऊपर आटा नहीं बेचेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जौहर साहब, यहाँ पे जरा एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वेस्टेजेस इन अवर इकॉनमी, और हमने ये इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि एग्रीकल्चर साइड पे कितनी वेस्टेजेस हम कर रहे हैं। 30 to 40% की बात आती है कि हमारी एग्री प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज एंड प्रॉपर मेंटेन हम नहीं कर पाते उसको। कंधारी साहब ने बताया कि गेहूँ उनकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि किस तरह 22% गेहूँ जो है हर साल ज़ाया हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी रकम है, अगर उसको हम बचा लें तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से गवर्नमेंट इन चीज़ों को ख़रीदती है, कितने बड़े तादाद में, और किस तरह से वो ज़ाया होती है, किस तरह गवर्नमेंट लूज़ करती है, फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो सब इस पर कंटिन्यू करें कि ये जो सिंध और पंजाब, यही दो बड़े सूबे हैं जो ये ख़रीदते हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं, और ये फिर इनको फ़ायदा या नुकसान, ज़ाहिर नुकसान नहीं होता होगा अगर ला के रखें और वो ज़ाया हो जाए। देखें,
बुनियादी मकसद जो है इनका वो तो ये होता है कि सबसे पहले सवाल था कि पैसा कहाँ से आता है। पैसा बैंकों से आता है और कहीं से नहीं आता। बैंक इनको पैसे देते हैं और शायद कुछ इस पर थोड़ा तजाद है, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि इस पर कुछ इनको सॉफ्ट लोन दिया जाता है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेट बैंक इनको तकरीबन हर साल, आज से नहीं हमेशा से, 300 मिलियन के करीब नोट छाप के देता है। वो 4 महीने के लिए देता है। हाँ। अप्रैल में देता है और उसको वो गंदम चाहिए, प्रोक्योरमेंट का टाइम होता है। प्रोक्योर करके वो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे। मैं इस पे अगर इतना बड़ा उनको लॉस हो जाए तो वो देंगे कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गंदम प्रोक्योरमेंट का आपने कहा गवर्नमेंट क्यों करती है, गवर्नमेंट जो मेन मकसद है जो उनका कहना है वो ये है कि सबसे पहले तो सपोर्ट प्राइस पे ग्रोवर को फैसिलिटेट कर दे कि ग्रोवर से माल खरीद लिया जाए ताकि उस बेचारे को पैसे उसके माल के मिल जाए। सेकंड ये कि इसको इंश्योर किया जाए कि आगे आने वाले पूरे साल जो है फ्लावर मिल्स को गंदम दे के आवाम को, मासिस को मुनासिब रेट पे आटा दिया जाए। उसकी गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर करती है, सब्सिडी बेयर करती है। सब्सिडी तो नहीं कर सकते लेकिन बहरहाल उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बेयर करती है। अभी सन 2010 में 1-1.5 साल पहले का जो स्टॉक था, मेरे ख्याल से जो मेरी इतलात है 3.5 या 3.1 मिलियन टन गंदम पंजाब के पास थी, जिसमें से 2.5 मिलियन टन गंदम की जो बैंक मार्कअप था मेरे ख्याल से 11 से 12 अरब रुपए बनता था, जो पंजाब गवर्नमेंट ने हैंड्स अप कर लिया कि ये हम नहीं दे सकते। वो फेडरल गवर्नमेंट ने बेयर की, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने तो फिर भी अपने हिस्से का मार्कअप पूरा दिया। बात सिंध या पंजाब की नहीं है, बात पाकिस्तान की है कि देखें अब वो लॉस जो हुआ, मार्कअप जो है 12 अरब का था या 11 अरब का था या गंदम पे जो दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने कहाँ से लाके दिया? कोई मनसलवा तो नहीं आया, हमारे आपके टैक्स के पैसों पे गया ना। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस जगह पे लीकेजेस हैं, जहाँ पे सही मैकेनिज्म नहीं है, या जहाँ पे ये काम गवर्नमेंट समझ रही है कि ये बर्डन उस पर बड़ा, लायबिलिटीज पे कन्वर्ट हो रहा है, तो व्हाई डोंट दे गेट रिट आउट ऑफ इट? निकल जाए इस काम से। जिनके काम है उनके हवाले करें, मॉनिटरिंग करें, कंट्रोल करें, प्राइस। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर ये पूरे काम उठा सकता है, कर सकता है। देखिए जब बैंक गवर्नमेंट को लोन दे सकती है तो गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकती है। गवर्नमेंट और उनको सॉफ्ट लोन दे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितना वो सिक्योर पैसा गवर्नमेंट के पास है उतना ही सिक्योर पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास है। बैंक का पैसा कोई सनतकार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर रेयर केसेस में कोई 100,000 में से 2 आदमी हो जाए तो वो देखिए ना, बैंक तो कोलेटरल लेके माल पैसे देता है। तो और भी कुछ रखेगा ना, वो अपनी बाप दादा की जायदाद गिरवी रखा के बैंक से पैसा लेते हैं। बैंक ऐसे फोन पे तो पैसा किसी को देता नहीं है, तो बैंक तो सिक्योर होता ही होता है। लेकिन उससे होगा क्या कि माल जाए नहीं। प्राइवेट सेक्टर अगर गंदम लेके प्रोक्योर करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप एक बोरी खराब अपने बेडरूम में भी रखेगा लेकिन रोड नहीं रखेगा, जाया नहीं होने देगा, वो रात दिन उसका ख्याल करेगा। डेफिनेटली बात है, उसकी दौलत है वो। देखिए ना, जिस जमाने में गंदम इंपोर्ट, 2005 की बात कर रहा हूँ, 5 और 6 में जब गंदम इंपोर्ट होती थी, गवर्नमेंट ने उससे पहले इंपोर्ट की। फिर जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया तो $80 कम में प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट से इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आए माल। ठीक है, वो एक और बात है कि फॉरेन एक्सचेंज गया, लेकिन मुल्क की जरूरत थी, गंदम मंगानी थी, लेकिन हम $70 से $80 कम में गंदम लाते रहे। तो गवर्नमेंट की खरीदारी में या गवर्नमेंट के निज़ाम से प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ा वाज़े फ़र्क होता है। ये यहाँ पे तो हम डायरेक्ट खुद लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो मकसद कहने का ये कि इसमें जो है स्टोरेज का बुनियादी मकसद जो आपका सवाल था गवर्नमेंट का, कि वो इंश्योर करना होता है प्राइस मासिस के लिए। लेकिन अब होता ही है, जब से प्राइस गवर्नमेंट की गंदम के नर्क बढ़े, आपने कहा ये 10-12 रुपये किलो से आज 30 रुपये किलो आटा हो गया, तो कौन वीट की प्राइस बढ़ गई है। वीट ही सब 25-26 रुपए गंदम की प्राइस होगी तो आटा 30 रुपए किलो बिकेगा ना, सिंपल सी बात है। फिर उसके अलावा आप और चीज़ों पे आ जाएं, जो बिजली का प्रॉब्लम है, आपको मालूम है पिछले कोई 3 साल के अंदर 110% नर्क बढ़े हैं बिजली के और 88% नर्क बढ़े हैं गैस के। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आप चले जाएं, जो ट्रांसपोर्ट का उस पर असर पड़ा है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं जनरली, तो वो उसका इम्पैक्ट भी तो उसी पे आएगा ना। हम जो मिलिंग कॉस्ट कहते हैं उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। हमने तो बड़े वाजे कहा कि भाई आप साथ बैठ के हमसे कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हमारी मिलिंग कॉस्ट है, ये वीट की कॉस्ट है, इस रेट में इतना माल गवर्नमेंट ने हमने बना के हम लोगों को देना है, हम तैयार हैं। हमारी जो प्रॉफिट है आपके सामने आ जाएगी, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि इट्स नॉट वन फैक्ट्री। और ये कोई छोटी इंडस्ट्री है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी हाई फाई या कोई हाई टेक इंडस्ट्री नहीं है। हम कोई सेलुलर फोन या कोई टीवी या वीसीआर नहीं बनाते। तो गंदम से आटा हमारी बेसिकली मिलिंग है। गवर्नमेंट गंदम देती है, हम मिलिंग करके लोगों को आटा बना के देते हैं, जो कि वर्किंग है। जाहिर सी बात है, कारोबार नफे के लिए करते हैं, अपना नफा भी शामिल करते हैं, फ्री के लिए तो नहीं बैठे। अच्छा कन्हैया साहब, ये तो आपने गेहूं की हमने काफ़ी बात कर ली। एक और जो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है वो है ED6। जी बिल्कुल है, जो कि साउदर्न पंजाब और हमारे नॉर्दर्न सिंध में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पानी खराब है। सिंध की बेसिकली बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। ये गंदकोट, जैकोबाद, थल वगैरह में पूरा सिंध ऑलमोस्ट। और ये हमारा एक मेजर एक्सपोर्ट हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये एक्सपोर्ट चली गई है। इसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसी किस्म की फिगर है जो आपने गेहूं की बताई, 20 से 25% जो ये भी ज़ाया होता है। और ये तो एक सोना है इस वक्त
जी। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक सजेशंस आई हैं कि जैसे ओपेक वालों ने, ऑयल प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स ने अपनी एक तंजीम बनाई और $3 से $35 पे ले गए इसको, और दुनिया खरीदने पे मजबूर है, अब तक 100 पे खरीद रही है। सही है। यहाँ तक सजेशंस हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 बिग एक्सपोर्टर्स। सही। अगर पाकिस्तान ये अपनी एसोसिएशन बना ले तो अभी जो भी 86 की कीमत है उसको अगर 6 गुना भी कर दे ना, तो दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू बाई। सही। ये इतनी अहम चीज़, इतनी वैल्यूबल चीज़ को 20-25% ज़ाया करना, आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव, हाउ वी कैन अट्रैक्ट पीपल टू कम इनटू दिस बिजनेस। जो जगह आबाद में और इस जगह वो बारिशों में ज़ाया हो रहा है उसको जमा करें, लेकर आएँ, कहीं सेफ जगह पे रखें। इसकी भी शायद साइलोज होती होंगी जहाँ रखा जा सके। देखिए, स्टोरेज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के स्टोरेज का निज़ाम तो हर चीज़ का पूरे दुनिया में है, और आज से नहीं है, कई सदियों से। मतलब मैं कुछ जदीद दौर की बात नहीं, जदीद दौर में तो उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन वो एक ज़माने से गंदम के स्टोरेज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के स्टोरेज का और उनके प्रिक्योरमेंट का सिस्टम मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि गंदम की तरह चावल की स्टोरेज में ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन चावल में एक चीज़ अच्छी है जावेद साहब कि जिस तरीके से एक ज़माने में राइस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान होती थी, उस ज़माने की आप एक्सपोर्ट्स की फिगर देख लें और नुकसानात की फिगर देख लें, और जब से वो ख़त्म हुई है उसके बाद की फिगर। बिल्कुल आपकी एक्सपोर्ट बड़ी जब से है, जब से लेवल प्ले हो गया, लेवल प्लेइंग हो गया फॉर एवरीवन। इसमें कॉमन एक्सपोर्टर आ गया, उसने पैसा लगाया, उसने माल खरीदा, अपने तौर पर प्रिक्योर किया, एक्सपोर्ट किया और बड़ा ज़र मुबादला इस मुल्क को कमा के दिया। अब जब तक उनके वो हडल्स मौजूद थी वो आप देख लें क्या होता था, वही करप्शन था, वही परेशानी थी। राइस भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, गवर्नमेंट नहीं, अब नहीं करती। राइस कॉर्पोरेशन था उस जमाने में, उसका मैकेनिज्म अब बिल्कुल ओपन है, अब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब ये हम एज ए बिजनेस, आप जैसे बिजनेसमैन या जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी तादाद में ये ज़ाया हो रहा है, प्लीज़ आप जाएँ इन जगहों पर या कहीं पे भी उनकी स्टोरेज का इंतजाम करें ताकि ये ज़ाया ना हो। और ये बहुत अच्छा कारोबार भी है। अगर आप उन इलाकों से ला के मेन एक्सपोर्टिंग सेंटर लाइक कराची में ला के रखें, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी आउट। उसका मसला यह था कि चाहे गंदम हो या चावल हो, मुसीबत ये है कि जब तक इसको आप काम को खुला नहीं करेंगे ना प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसमें कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी आदमी इसको प्रिक्योर करते हुए डरेगा। मैं गंदम की मिसाल आपको दूँ, चावल की मिसाल आपने, चावल तो खैर आज टाइम ज़रा खुला है, एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट है तो उस पर इतना नहीं। गंदम में ऐसा माजी में हुआ है कि जब गंदम सरप्लस हो गई तो लोगों ने उसको प्रिक्योर किया, स्टोर किया, संभाला, महफूज किया, बाद में वही लोग जेलों में गए कि जी आपने जो है ना वो लोग जेलों में गए। अब वो नाम लेने को तैयार नहीं है इस काम का। तो बुनियादी मकसद कहने का ये है कि जब अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वो ओपन ट्रेड होती है, ओपन मार्केट होती, तो उसमें फिर किसी को डर नहीं होता। गवर्नमेंट, मैं ये कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का काम है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो करे, मैनेजमेंट्स करे, चीज़ों को संभाले, चीज़ों को देखे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को ख़राब कर रहा है, बिल्कुल, और उससे हमें फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरह तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ जो है वो फ्रूट्स का है। हमारे जो ज़ियारत वगैरह के इलाके में आप जाएँ, जो बलुस्तान के बड़े ज़बरदस्त फ्रूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, एक भी आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी जो वहाँ जाम बना रहा हो या मार्मलेड बना रहा हो या किसी किस्म का वैल्यू एडिंग कर रहा हो। वो एज इट इज़ जो है ना वो एक्सपोर्ट होती है, और रास्ते में 20-25% जो है ना वो आसानी से ज़ाया हो जाता है। इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक आम सा परसेप्शन बना हुआ कि जी बलुस्तान में बड़ा ख़तरा है, हालांकि ज़ियारत में आज तक कोई FIR ही नहीं कटा है। ऐसा मसला ये है कि हम जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला की गिनवाई थी ना, उसमें एक और नेमत भी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के चंद मुल्कों में से हैं जहाँ पे 40% लोग जो हैं वो 16 से लेकर 25 साल की उम्र के, जिसको इकोनॉमिक की टर्म में वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि इतना बड़ा आपके पास ये डिविडेंड है इस फोर्स का। और बहुत से लोग इसमें हुए हैं जो ज़राअत से वाबस्ता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम वैल्यू एडिशन पे आने से पहले जो है ना, एक चीज़ हम गंदम, चावल, कपास, गन्ने से आगे निकलते ही नहीं है। हमने फॉर्म मैकेनाइजेशन नहीं की है, हमने अपने उस लोगों को स्किल नहीं किया है, हमने उनको मराद नहीं दिए हैं, उनको बीज तक के तो पैसे नहीं होते, तो वो आपको क्या वैल्यू एडिशन दे सकेंगे। अगर आप इस सेक्टर में काम करें, इसमें ऐड करें, तो आप यकीन करें आजकल तो दौर ही वैल्यू एडिशन का है। आजकल तो हर चीज़ दुनिया में, अगर आपने इस ग्लोबल विलेज में इंटर होना है तो आप वैल्यू एडिशन के साथ ही आ सकते हैं। उसी से पैसा, रॉ चीज़ें बना के भेजना तो आप नहीं कर सकते। आजकल तो चाइना की मिसाल है, इंडिया की मिसाल है, मैं कई मरतबा पहले ही कोट कर चुका हूँ चीज़ों की। पाकिस्तान की पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो $24 बिलियन है, जो हम इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मैंने एक तकरीर में बात कही थी कि फिनलैंड की एक कंपनी जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, इसकी आबादी पाकिस्तान कराची का 25% है, उसकी इंडिविजुअल एक्सपोर्ट जो है $49 बिलियन है।
नोकिया एक नोकिया, एक कंपनी की एक्सपोर्ट 49 बिलियन God. डॉलर, द होल कंट्री एक्सपोर्ट 24 Samsung बिलियन इसी डॉलर। तरह हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आप ये देखें कि हम, मैंने जब कहा कि इतना कुछ हो गया, हम जो है 24 बिलियन पे खुश होते हैं कि हमारे टारगेट अचीव हो गए। प्रोग्राम का वक्त, एक बात मैं अभी एक गेस्ट से ही सुन के मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे। वो फेडरेशन के साहब हैं, अभी गए विथ इंडिया। उन्होंने आके जो इंडिया की पूरी जो मार्केट है, जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट है जी, आपका शेयर पीटीसीएल का शेयर जो अगर आप इस्लामाबाद से खरीदे, कोयटा से खरीदे, एक ही रेट पे खरीदे, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड। जी, तो वो बता रहे थे कि इंडिया में भी 100 सिटीज़ को उन्होंने लिंक कर दिया एक कंप्यूटर से। सही। और हर सिटी में ह्यूज वेयर हाउसेस, पता नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज टाइप की चीज़ है क्या है, इतनी बड़े बड़े वेयर हाउसेज अप टू स्टेट ऑफ द आर्ट कि आप अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप वहाँ पे लेके गए, उन्होंने आराम से उसको अपने सेफ्टी में ले लिया, आपको रसीद दे दी। उस रसीद को आप लेके जाएं बैंक से, दुनिया से कहीं से भी आप पैसा ले सकते हैं, इज एज गुड एज कैश। कीमतों का उन्होंने बताया कि जैसे कि मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि वही ED6 26 रुपये का कराची में बिक रहा है, और वही जैकबाबाद में 17 रुपये का बिक रहा है। इतना इतना गैप भी देखा गया है कुछ वक्तों में। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले इंडिया में भी ऐसे होता था, फार्मर को ये भी नहीं पता था कि 30 किलोमीटर क्या रेट चला, उसने जो आया करीब में उसको भेज दिया। तो वो बता रहे हैं कि टेलीफोन वहाँ बहुत हो गया है, सबको पता है आजकल कि उसका जो प्रोडक्ट है किस शहर में कितने में बिक रहा है। उससे इतनी ज़बरदस्त लेवलिंग आई है, एकदम प्राइस बिल्कुल टाइट हो गया, उससे अर्निंग जो है ना फार्मर्स की। ये तो हम अमेरिका और फिनलैंड की भी बात नहीं कर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं जो पड़ोस में। सर, इंडिया कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इंडिया ने जो काम किया 9/11 के बाद, जब वहाँ से माइग्रेशन हुआ और लोग वहाँ से छोड़ के लोग इधर आए खासतौर पे, तो इंडिया ने सबसे बड़ा काम किया। बस वक्त प्रोग्राम बहुत ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छी बातें कदाई साहब कही। मैं समझता हूँ कुछ इंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को आपकी बातों से बड़ा फ़ायदा होगा, और इससे मुल्क को भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, वेस्टेजेस इन अवर इकॉनमी आपने बात की, इसमें हमने ज़बरदस्त किस्म की वेस्टेजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ का भी की निशानदेही की है। अंदारी साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, उन्होंने जिस अंदाज में, जिस इंथुसिज्म से इस चीज़ को समझाया है, आई होप कि हमारे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इसको देखेंगे, और बजाय इधर उधर इन्वेस्ट करने के अगर सिर्फ स्टोरेजेस पे ग्रेन के और फ्रूट के पे लग जाएं तो वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। मुल्क की जो है ना, जितने जो लॉस अगर बचा लेंगे तो उतनी आपकी समझिए कि प्रोडक्शन बढ़ गई, विच वुड बी ह्यूज। और जैसा कि इन्होंने गेहूं के सिलसिले में कहा कि गवर्नमेंट अगर इन चक्करों से निकल जाए, वही जो सब्सिडी देती है, इनको सस्ता गेहूँ दे दे, तो ये सस्ता आटा बेचने पर पाबंद है, ये ज़्यादा में बेच ही नहीं सकते, कंपटीशन बहुत टफ है इनके लिए। तो इट्स बेटर टू गिव देम सब्सिडी, इज नॉट सब्सिडी, रिडक्शन इन देयर परचेज प्राइस, ज़्यादा कि ये इस तरह से जो बांटते हैं और वो ज़ाया होता है सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, उसको ख़त्म करके रैशनलाइजेशन करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।